बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी जावेद अख्तर खान साहब से मैं गुजारिश करूँगा, और प्रसिद्ध अभिनेता और बुजुर्ग, चलिए। शुक्रिया जयप्रकाश। हाँ, बुजुर्ग बुजुर्ग बोल रहे थे क्या? सर बुजुर्ग नहीं है, सर बुजुर्ग नहीं नहीं, अभी अभी रिटायर किए कॉलेज से इसी। बुजुर्ग। शुक्रिया जयप्रकाश। यहाँ एक दूसरा आयोजन अभी रविंद्र भवन में है, आप ज़रूर अगर हो सके तो जाइए। दास्तान मीर और दास्तान गोई है, और देश के सबसे बेहतरीन दास्तान गो महमूद फ़ारूक़ी अभी पटना शहर में आए हुए हैं। तो आपके पास समय हो तो ज़रूर रविंद्र भवन में जाइए। कितने बजे सर? 6 बजे से। इसलिए मैं बहुत देर तक अपनी बात यहाँ नहीं रखूँगा आपके सामने। शोभन ने जो बात कही उससे जोड़ते हुए कुछ बात कह के बस सिर्फ 2 कविताएं आपके सामने पेश करूँगा। बहुत सारी बातें नहीं भी कहीं, कुछ बातें ऐसी थीं जिनको दोहराना ज़रूरी है आज के समय में। ये मेरे ध्यान में नहीं था, क्योंकि हम लोग खुद ब्रेख्त को अभी भी इस समय भी कई बार उनके कई कामों को लेकर क्रिटिक करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। और थिएटर में जो लोग थिएटर से जुड़े हुए हैं, अभिनय से जुड़े हुए हैं, निर्देशन से जुड़े हुए हैं, आप सभी जानते हैं कि अरस्तु को छोड़ दीजिए, लेकिन स्तानिस्लावस्की और उसके बाद बर्तोल्ट ब्रेख्त 2 ऐसे नाम हैं जिसने भारतीय रंगमंच और यहाँ के अभिनेताओं को, यहाँ के थिएटर कर्मियों को सबसे ज़्यादा उद्वेलित किया है, और सबसे ज़्यादा एक तरह से ये प्रेरित भी किया है। और एक समय ऐसा था, स्तानिस्लावस्की को छोड़कर ब्रेख्त को अपनाने का फैशन इतना था, इतना ज़बरदस्त था कि पूरे देश में लगता था कि ब्रेख्तियन लहर चल रही है। एक वक्त था, उत्पल दत्त से लेकर के चाहे दिल्ली में होने वाले मंचन को देखें, और वो अछूता पटना रंगमंच भी नहीं था। यहाँ मैं उम्मीद कर रहा था कि संजय उपाध्याय सामने कहीं बैठे होते, या अन्य बहुत सारे रंगकर्मी जो उस वक्त कॉकेशियन चौक सर्किल का कमलेश्वर द्वारा किया गया अनुवाद खड़िया का घेरा, उसका मंचन संजय उपाध्याय ने यहाँ किया था, शुभ्रो भट्टाचार्य ने उसमें अजदक की भूमिका की थी, और फिर बाद में खड़िया का घेरा दूसरे ग्रुप ने भी यहाँ उसका मंचन किया। या ब्रेख्त के नाटक का इप्टा ने बहुत ही बेहतरीन रूपांतरण किया, और वो नाटक है एक्सेप्शन एंड द रूल। ये 2 ऐसे नाटक हैं ब्रेख्त के, एक जो मैंने बताया कॉकेशियन चौक सर्किल, जो एपिक थिएटर का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। दूसरा ये कि ब्रेख्त एशियाई परंपरा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। एशियाई से मतलब चाइनीज़ और जापान के, ख़ास तौर पे चीन की लोक गाथाएँ, चीनी लोक गाथाएँ ब्रेख्त के थिएटर का आधार बनी है। बहुत सारी चीनी लोक गाथाओं में मुझे ताज्जुब हुआ कि चीनी लोक गाथा का आधार आगे चलकर दारियो फो ने भी ले लिया, इटालियन प्ले राइट जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, उन्होंने भी चाइनीज़ लोक कथा का आधार लिया। लेकिन अगर आप उन लोक कथाओं को देखिएगा तो आपको ताज्जुब होगा कि वे लोक कथाएँ एशियाई लोक कथा का ही भंडार हैं और हिस्सा हैं, और हमारा हिस्सा है। इसीलिए जब कॉकेशियन चौक सर्किल हम लोगों ने पढ़ा, मंचन देखा, सक्रिय रूप से उसमें सम्मिलित हुए, तो पता चला कि ये लोक कथा तो भोजपुर इलाके की है, और वो भोजपुर इलाके में और भिखारी ठाकुर का एक नाटक है गबर घिचोर, जो हम लोगों ने बार बार किया गबर घिचोर को। उस गबर घिचोर में एक माँ है और उसके 2 दावेदार हैं। एक पति कहता है कि मैंने इसके साथ संबंध बनाया, मेरा बच्चा है, और जो पति छोड़ के चला गया है वो कहता है कि मेरा है चूँकि मैं इसका पति हूँ। और वो न्यायाधीश तय करता जो है वो यही तय करता है कि ये बच्चे पर किसका अधिकार होगा, तो काटने उठने का वो लोक गाथा है जिसमें माँ का ही अधिकार है, बच्चे पर माँ का अधिकार है। तो ये हम लोग दंग रहेंगे कि भोजपुरी, ऐसा तो नहीं है कि भोजपुरी लोक कथा को पढ़ा होगा ब्रेख्त ने, ऐसा नहीं है। दरअसल लोक गाथाएँ ट्रैवल करती हैं, सफ़र करती हैं, यात्राएँ करती हैं, हमारी सामूहिक स्मृति का हिस्सा हैं वो लोक गाथाएँ। और इसीलिए वो लोक गाथाएँ जो यहाँ मिलेंगी, हो सकता है अज़रबैजान में भी दूसरे ढंग से
वो लोक गाथा का स्वरूप। इस तरह से आप देखिएगा शेक्सपियर के समय की बहुत सारी चीज़ें हमको छूती हैं, उसकी बहुत सारी वजह हैं। उनमें से एक वजह ये भी है कि हमारे जो मनुष्य की जो पीड़ा और यातना की गाथा एक ही है, और वो सफरिंग वही है जो यहाँ झेल रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं शोभन की बात से शुरू करना चाहता हूँ, और वो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कहा ब्रेख्त के थिएटर को समझाते हुए, वो है मुग्धता। उसके बाद फिर एक और शब्द का प्रयोग किया, आत्ममुग्धता। एक ऐसा व्यक्ति हम पर राज कर रहा है जो जितना मुग्ध होगा वैसा मुझको तो नहीं लगता है। मैंने हम लोग भी शीशे में देर तक अपने आप को देखते हैं, मैंने देखते हैं, अच्छा ही लगता है अपना चेहरा बार बार देखने से। तस्वीर खिंचाते हैं तो थोड़ा सा चेहरा भी ऐसे करते हैं, कोई सामने आता है तो उसको हटाते भी हैं, अरे हटो हटो क्यों आ रहा है, रवि हटो, मेरा चेहरा ठीक से नहीं आ रहा है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो दूर दूर तक लोगों को नहीं देखना चाहता, सिर्फ वो अकेले रहना चाहता है। इतना आत्ममुग्ध व्यक्ति ऐसा तो दिखा ही नहीं इतिहास में। हिटलर भी आत्ममुग्ध था, लेकिन मुझको नहीं लगता। वो भी फोटो वोटो बहुत तरह की तस्वीर मूर्ति उर्ति बनवाता था, अपनी खड़ा हो जाता था ऐसे मूर्ति उर्ति बनवाता था। तो ऐसा आत्ममुग्ध दौर ये, और केवल ये बात नहीं है कि एक व्यक्ति आत्ममुग्ध है, एक पीढ़ी अगर आत्ममुग्ध हो जाए तब क्या होगा ना। संकट यहाँ से शुरू हो रहा है। ये नहीं कि आप ब्रेख्त को कीजिए, ये नहीं कि आप कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का कोई रूपांतरण कीजिए, ये नहीं कि आप जो जिसमें मार्क्सवादी सिद्धांत की स्थापना की गई है उसी का मंचन कीजिए, ये कतई नहीं। छोड़ दीजिए, उसका विरोध कीजिए। अरे कीजिए तो विरोध, मार्क्सवाद का तो विरोध कीजिए। ये तो बताइए कि कम्युनिस्टों ने क्या गलतियां की, कीजिए तो। और ये भी बताइए कि वो आत्ममुग्ध व्यक्ति कर क्या रहा है पिछले 10 साल से हमारे देश में, ये भी बताइए। तो बहरहाल मित्रों, ये ब्रेख्त का दिन है और हम लोग को इसी दायरे में अपनी बात अगर रखें तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। मैं 2 स्तर पर बात करके सीधे 2 कविताएं अभी आपके सामने पढ़ूंगा। यही मैं सोच कर भी आया था। शोभन और श्रीवास्तव जी ने कुछ बातें कही तो मेरे दिमाग में भी कुछ बातें बन गई, आ गई, और भी बहुत सारी बातें घुमड़ रही हैं, लेकिन मैं अपने आप को उससे रोक रहा हूँ। हाँ, ज़रूरी है। मित्रों, ये आप सबको मालूम है कि जब हिटलर का उत्थान हुआ जर्मनी में तो ब्रेख्त को छोड़ना पड़ा, और डेनमार्क से लेकर वो बहुत देश फिनलैंड और बहुत जगह, और अंततः यूएस में भी, कैलिफोर्निया, फिर हॉलीवुड में भी गए। हॉलीवुड में भी उन्होंने संघर्ष किया, और फिर वो सब CIA का उन पर आरोप और उन पर बहुत तरह का आरोप सब लगा। वो सब मैं यहाँ नहीं बताना चाह रहा हूँ। मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि ब्रेख्त की बहुत मार्मिक पंक्ति है एक जगह, जूतों से भी ज़्यादा देश बदलते हुए। आप जिंदगी में कितने बार जूते बदलते होंगे? अगर आप 60 साल के हैं, मैं 66 साल का हूँ, तो पता नहीं जितने भी जूते मैंने बदले होंगे अपनी ज़िंदगी में, उससे भी ज़्यादा देश बदलते हुए। आपको देश छोड़ना पड़ा है क्या कभी आपको अपना? आप कल्पना कीजिए उस समय का, जब वो हिटलर का उभार हो रहा था, जब जंग, आप पूरे यूरोप के समय की कल्पना कीजिए। हम लोग शायद उतना शायद नहीं झेले हों। एक हमारे पास एक बहुत निकट का अतीत है, वो है भारत पाक विभाजन। पंजाब और बंगाल का स्थायी, एक तरह से कहिए क्या कहिए, एक स्थायी है हमारी पीड़ा, वो विभाजन का दर्द और वो विस्थापन, वो उजड़ना। तो ये तो ब्रेख्त ने झेला है, और एक तरह से अंधेरा युग झेला है। उस अंधेरे युग से गुजरते हुए, समझौते करते हुए, जिंदा रहने की जद्दोजहद करते हुए, और अपने आप को साबित करते हुए, और अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटते हुए, दृढ़ता से अपने को जनता के सामने लाते हुए, और आतताई शासक और सत्ता का मुकाबला करने का हौसला बचा कर रखते हुए, और फिर अगली पीढ़ी के लिए वो जो सोचते हैं, उसी तरह का एक कविता मैं शुरू में आपके सामने रखूँगा। वो है, और ख़ास तौर पर अनीश जी ने इसकी फरमाइश की थी कि वो कविता ज़रूर यहाँ पढ़ी जाए, और वो है अगली पीढ़ी के लिए। और खड़िया का घेरा के अभिनेता आ गए हैं हमारे सामने, शुभ्रू भट्टाचार्य। ये सामने पीछे हैं,
खड़िया का घेरा के बहुत बेहतरीन अभिनेता जिन्होंने अजदक की भूमिका निभाई थी। बैठिए प्लीज़। तो ये कविता है अगली पीढ़ी के लिए। सचमुच मैं अंधेरे युग में जी रहा हूँ। सीधी सादी बात का मतलब बेवकूफ़ी है और सपाट माथा दर्शाता है उदासीनता। वो जो हंस रहा है सिर्फ इसलिए कि भयानक खबरें अभी उस तक नहीं पहुंची। कैसा ज़माना है कि पेड़ों के बारे में बातचीत भी लगभग जुर्म है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कुकृत्यों के बारे में हमारी चुप्पी भी शामिल है। वो जो चुपचाप सड़क पार कर रहा है, क्या वो अपने खतरे में पड़े हुए दोस्तों की पहुंच से बाहर नहीं है? ये सच है, मैं अभी भी अपनी रोज़ी कमा रहा हूं, लेकिन विश्वास करो ये महज संयोग है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी पेट भराई का औचित्य सिद्ध हो सके। ये इत्तेफाक है कि मुझे बख्श दिया गया है। किस्मत खोटी होगी तो मेरा खात्मा होगा। किस्मत खोटी होगी तो मेरा खात्मा हो जाएगा। वे मुझसे कहते हैं खा पी और मौज कर क्योंकि तेरे पास है, लेकिन मैं कैसे खा पी सकता हूं जबकि जो मैं खा रहा हूं वो भूखे से छीना हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। और मेरा पानी का गिलास एक प्यासे मरते आदमी की ज़रूरत है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर भी मैं खाता और पीता हूं। मैं बुद्धिमान भी होना पसंद करता। पुरानी पोथियां बतलाती हैं कि क्या है बुद्धिमानी। दुनिया के टंटों से खुद को दूर रखना और छोटी सी जिंदगी निडर जीना, अहिंसा का पालन और बुराई के बदले भलाई, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के बजाय उन्हें भूल जाना, यही बुद्धिमानी है। यही सब मेरे वश का नहीं। सचमुच मैं अंधेरे युग में जी रहा हूं। मैं अराजकता के दौर में आया शहरों में जब भूख का साम्राज्य था। बगावतों के दौरान मैं लोगों से मिला और मैंने भी उनमें शिरकत की। इस तरह गुजरा मेरा वक्त जो मुझे दुनिया में मिला था। कत्लेआम के बीच मैंने खाना खाया, नींद ली हत्यारों के बीच, प्रेम में रहा निपट लापरवाह और कुदरत को देखा हड़बड़ी में। इस तरह गुजरा मेरा वक्त जो मुझे दुनिया में मिला था। मेरे ज़माने की सड़कें दलदल तक जाती थीं। भाषा ने मुझे कातिलों के हवाले कर दिया। मैं ज़्यादा कर ही क्या सकता था। फिर भी शासक और भी चैन से जमे रहते मेरे बगैर। यही थी मेरी उम्मीद। इस तरह गुजरा मेरा वक्त जो दुनिया में मिला था। ताकत बहुत थोड़ी थी, लक्ष्य था बहुत दूर। वो दिखता था साफ, गो कि मेरे लिए पहुंचना था कठिन। इस तरह गुजरा मेरा वक्त जो मुझे मिला था, दुनिया में मिला था। तुम जो कि इस बाढ़ से उभरोगे जिसमें कि हम डूब गए, जब हमारी कमजोरियों की बात करो तो उस अंधेरे युग के बारे में भी सोचना जिससे तुम बचे रहे। क्या बात, क्या बात। जूतों से ज्यादा देश बदलते हुए वर्ग संघर्षों के बीच से हम गुजरते रहे चिंतित, जब सिर्फ अन्याय था और कोई प्रतिरोध नहीं था। जब सिर्फ अन्याय था और कोई प्रतिरोध नहीं था। हम ये भी जानते हैं कि कमीनगी के प्रति घृणा भी थोबड़ा बिगाड़ देती है। अन्याय के खिलाफ गुस्सा भी आवाज को सख्त कर देता है। आह
हम जो भाईचारे की ज़मीन तैयार करना चाहते थे, खुद नहीं निभा सके भाईचारा। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। लेकिन तुम जब ऐसे हालात आए कि आदमी का मददगार हो, हमारे बारे में सोचना तो रियायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सीधे अनिश जी से गुजारिश करूंगा, एक कविता और। बिल्कुल। एक राउंड चाय और हमारा 1-2 मिनट का है। इसका नंबर है क्या गौतम? ब्रेख्त की कविता आप पढ़ेंगे क्या? नहीं मैं ब्रेख्त की कविता पढ़ दीजिए। अच्छा, मैं यहाँ जो अभिनेता बैठे हैं, सुब्रों, बहुत सारे अभिनेता, रवि हैं, उधर बबलू हैं, बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं, रंगकर्मी हैं, जो हम लोग ग्रीन रूम में तैयार होते हैं और अपने को बदल करके आते हैं मंच पर अलग अलग रूप में। ब्रेख्त ने थिएटर और एक्टिंग पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, जिनमें से 2 कविताएं अभी विनोद जी ने आपको सुनाई, और बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उनमें से एक कविता है जो मुझको लगता है कि फिर वो विनोद जी की फरमाइश है। जैसे पहली कविता अनीश जी की फरमाइश थी, और ये कविता जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो विनोद जी की ख़ास फरमाइश है। तो उनके लिए तो है ही, ख़ास तौर से पटना के अभिनेताओं के लिए या रंगकर्मियों के लिए ये कविता है बर्तोल्द ब्रेख्त की, रोज़ाना ज़िंदगी का थिएटर। तुम कलाकार लोग जो बड़े बड़े प्रेक्षागृहों में शांत दर्शकों के सामने बिजली के सूर्यों के उजाले में करते हो अभिनय, कभी एक बार ज़रा उस थिएटर को देखाओ जिसकी सेटिंग वो सड़क है, जिसे प्रदान करता है सामग्री रोज रोज का मानव संसर्ग, वो रोजाना का 1000 पंखुड़ियों वाला अजाना लेकिन जीवन मिट्टी से जुड़ा हुआ थिएटर जो सड़क पर खेला जाता है। यहाँ उस बगल के घर में रहने वाली एक औरत नकल उतारती है अपने मकान मालिक की। उसके बातूनीपन को दिखाते हुए वो साफ बतलाती है कि किस तरह टूटे हुए पानी के नलके से वो बातचीत को अलग ले जाना चाहता था। एक शराबी दिखलाता है हमें कि एक धर्मोपदेशक उपदेश दे रहा है जिसमें गरीबों को वो आश्वस्त कर रहा है स्वर्ग के ऐश्वर्य के लिए। कितना उपयोगी, गंभीर और मजेदार है ये थिएटर, और कितना स्तरीय, सम्मानजनक। तोते या बंदर की तरह वे सिर्फ नकल करने के लिए नहीं उतारते हैं नकल। जिन चीजों की वे नकल उतारते हैं उनसे अछूते, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वे नकल कर सकते हैं नहीं, उन्हें तो कोई एक बात सामने रखनी होती है। तुम महान कलाकारों, नकलें उतारने में उस्ताद, इस मामले में उनसे पीछे न रह जाओ। अपनी कला को कितना ही क्यों न मांझो, लेकिन उस रोजाना जिंदगी के थिएटर से बहुत दूर न रह जाओ जिसकी सेटिंग वो सड़क है। अब उस कोने पर खड़े उस आदमी को ही लो, वो दिखला रहा है कि किस तरह वहां एक दुर्घटना हुई। ये दिखलाते हुए ठीक उसी क्षण वो ड्राइवर को भीड़ के हाथों सौंप रहा है निर्णय के लिए। किस तरह वो ड्राइवर बैठा था स्टीयरिंग व्हील के पीछे, और अब वो उस आदमी की नकल कर रहा है जो शायद बूढ़ा था और जो उस गाड़ी से कुछ दोनों के बारे में वो इतना ही दिखलाता है कि बस दुर्घटना समझ में आ जाए। लेकिन वो इतना ही काफी है कि आप उन दोनों को पहचान सकें। लेकिन वो ऐसा भी नहीं दिखाता कि दुर्घटना रोकी ही नहीं जा सकती थी। लेकिन वो ऐसा भी नहीं दिखाता कि दुर्घटना रोकी ही नहीं जा सकती थी और इस तरह दुर्घटना समझ में आती है।
और नहीं भी आती, क्योंकि दोनों ड्राइवर और बूढ़ा सड़क पर अलग अलग तरीके से भी चल सकते थे। अब वो दिखला रहा है कि वे क्या कर सकते थे कि दुर्घटना होती ही नहीं। इस गवाह में कोई अंधविश्वास नहीं है। वो दिखलाता है कि ये आदमी अपने सितारों के नहीं, अपनी भूलों के शिकार होते हैं। और नोट करो कि कितनी ईमानदारी से और कितना सही सही वो कर रहा है नकल। वो जानता है कि बहुत कुछ निर्भर करता है उसके इस सही सही कहने पर कि निर्दोष आदमी बर्बाद होने से बचता है या नहीं, कि घायल आदमी को उसका मुआवजा मिलता है या नहीं। लंबी है और अंत में हम आपको सुनाना चाहते हैं। अगर अब सड़क के अभिनेता के बारे में, अगर तुम उसे नहीं मानते अभिनेता, तो वो तुम्हें आदमी मानने से इनकार करेगा। ये और ज़्यादा बड़ी फटकार होगी। बल्कि इसे ऐसे कहो, वो एक कलाकार है क्योंकि वो आदमी है। जो कुछ भी वो कर रहा है शायद उसे हम और खूबी के साथ कर लें और पुरस्कृत भी हो जाएं इसके लिए, पर हम जो कुछ भी करते हैं वो मानवीय है, कुछ ऐसा जो हमेशा हर घंटे उस व्यस्त सड़क पर किया ही जाता रहता है। जिंदगी का कुछ वैसा ही हिस्सा जैसा खाना या सांस लेना। इस तरह तुम्हारा नाट्य अनुभव, नाट्य अभिनय व्यावहारिक मामलों पर ही निर्भर रहता है। तुम्हें कहना चाहिए कि मुखौटे सिर्फ मुखौटे होने की वजह से कुछ खास नहीं। वो रुमालों की फेरी लगाने वाला हैट लगाकर बाह में फंसाकर एक छड़ी और मूछ तक चिपकाकर अपने स्टैंड के आगे पीछे चहलकदमी कर रहा है, इस तरह ये दिखलाते हुए कि रुमाल, मूछ और हैट से आदमी कितना आश्चर्यजनक दिख सकता है। और तुम्हें कहना चाहिए कि हमारी कविताएं कोई अनोखी चीज नहीं है, संजय भाई। और तुम्हें कहना चाहिए कि हमारी कविताएं कोई अनोखी चीज नहीं है। अखबार बेचने वाले लड़के सुरलय में पुकारते हैं अखबारों की सुर्खियों को। इस तरह उनके असर को और गहरा बनाते हुए और अपने जल्दी जल्दी पुकारने को और आसान बनाते हुए हम दूसरे लोगों की पंक्तियां ही बोलते हैं। लेकिन प्रेमी और दुकानदार भी तो दूसरे लोगों की पंक्तियां याद करते हैं। और अक्सर कितनी बार हम सब उद्धरणों का इस्तेमाल करते हैं। किस्सा कोता ये कि मुखौटे, किस्सा कोता ये कि मुखौटे, कविता और उद्धरण बड़ी आम चीजें हैं, पर असाधारण होता है खूबसूरती से तैयार किया गया मुखौटा, खूबसूरती से पढ़ी गई कविता, सही मौके पर इस्तेमाल किया गया उद्धरण। लेकिन मामले को और साफ करने के लिए यह समझना होगा कि उस नुक्कड़ के आदमी से बेहतर अभिनय करने के बाद अगर तुमने अपने थिएटर को उससे कम अर्थपूर्ण बनाया, जो दर्शकों को उससे भी कम उत्तेजित करे और दर्शकों पर उससे भी कम गहरा असर डाले और उससे भी कम उपयोगी हो, तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते।